वेलकम स्टूडेंट, एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल में आपका स्वागत है। एग्ज़ामपुर की जो सीरीज़ है इसमें प्रैक्टिस सेट जो चलवाया जा रहा है, इसमें हिंदी और जीके के जो टॉपिक हैं ख़त्म हो गए हैं। आज से हम कंप्लीट करेंगे, साथ में रीजनिंग के। तो 76 से रीजनिंग स्टार्ट है और साथ में हम मैथ देखेंगे। एक एक प्रश्न के सभी को करके हम सभी को कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाहिनी ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है, इसमें कहा गया दाहिने ओर के चौथे अक्षर और बाईं ओर के चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो बिल्कुल इजी है, इससे इजी कोई भी प्रश्न बन ही नहीं सकता है। देखिए दाहिने के चौथे अक्षर और दाएं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर, ये बाएं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं हम गिन लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ऑर्डिनरी को ROIDANYR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो परफेक्शन के लिए क्या कोड होगा। अब देखिए ऑर्डिनरी को इस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो कैसे किया गया है आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो वो आर है इसको पलट के आर वो कर दिया गया है। फिर यहाँ पे जो डी आई है इसको पलट के आई डी कर दिया गया है। और फिर यहाँ पे यन ये है, इसको पलट के ये यन कर दिया गया है। फिर आर वाई को पलट के वाई आर कर दिया गया है। तो सेम हमें यही कंडीशन फॉलो करना है। नीचे में यहाँ पे दिया गया परफेक्शन, तो पहले पी ई है तो हम करेंगे ई पी, उसके बाद आर एफ है तो हम करेंगे एफ आर, तो ई पी एफ आर। उसके बाद है ई सी को हम करेंगे सी ई। तो कहाँ पे दिया गया, केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरे जोड़ी के पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे नींद को अनिद्रा कहा गया है, ठीक है। अब स्मृति को अगर हम देखें तो स्मृतियाँ मतलब याद जो होता है वो अल्जाइमर्स से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 5 9 को क्या कर दिया गया है, अगर ध्यान से देखेंगे तो उल्टा लिख दिया गया है 9 5 4। ऐसे 3 8 7 को क्या कर देंगे 7 8 3 कर देंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। अब यहाँ देखिए चमेली है, कमल है, आम है, गुलाब है। इन चारों में अगर हम बात करें तो चमेली, कमल, गुलाब एक फूल है लेकिन आम एक फल है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर बता देना है। तो देखिए अगर हम इसका आंसर बात करें, सरल रेखा, पंचभुज, वर्ग, अष्टभुज और दशभुज, इनमें हमें इस आकृतियों को आरोही क्रम में रखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम रखेंगे सरल रेखा को 1 नंबर, उसके बाद वर्ग को 3 नंबर, उसके बाद पंचभुज को 2 नंबर, उसके बाद हम रखेंगे अष्टभुज को 4 नंबर और फिर दशभुज को 5 नंबर। तो 1 3 2 4 5 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले ई और बाद में ई है। तो देखिए तुरंत पहले टी और बाद में ई है, यहाँ पे एक बन रहा है, और यहाँ पे तुरंत पहले ई और बाद में ई है, यहाँ पर भी एक बन रहा है, और यहाँ पे एक बनेगा तुरंत पहले ई और बाद में ई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक बन रहा है, ठीक है। 3 तो यहीं बन गया। अब आगे और हम देखें तो कि कितने टी है, तो यहाँ पे टी पे नहीं बन पाएगा, यहाँ पर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले और बाद में ई होना चाहिए। यहाँ पर भी एक बन जाएगा, यहाँ पर भी एक बन जाएगा,
और यहाँ पर भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना बना 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गया। 1 कहीं और बन रहा होगा, यह 7 ऑप्शन ए में दिया गया है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि कहीं गलती। यहाँ पर भी 1 बन रहा है, ये देखिए 1 ये बना और ETE 1 ये बना। यहाँ पर भी 3 लगातार बन रहा है, यहाँ पर भी 3 लगातार बन रहा है, यहाँ पर भी 3 लगातार बनना है। 6 और 1 7 और 1 8, 8 बनना है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा, और इसको जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करेंगे। सीधे हम प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ दिया गया है यक्स हच वाई एंड जेड स्टार डब्लू का क्या अर्थ है। यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी हैं, जेड के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। अब देखिए कहा गया यक्स हच वाई। अब यहाँ पे हच का मतलब क्या है, ए हच बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यक्स तो वाई का भाई कौन हो गया, यहाँ पे एक्स। तो भाई के लिए मैंने क्या लगा दिया है, प्लस। अब कहा गया है वाई एंड जेड, एंड का अर्थ क्या होता है, ये एंड बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। अब जेड का जो बेटा है वो कौन है, वाई। अब यहाँ पे फिर आगे दिया गया है जेड स्टार डब्लू, जेड स्टार डब्लू। देखिए ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। अब बी की माँ है मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे आप समझ गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं डब्लू की माँ है कौन है, जेड। अब डब्लू की अगर माँ, जैसे यहाँ ए बी की माँ कहा गया है तो बी की माँ है, ऐसे डब्लू की माँ कौन हो जाएगी, जेड। अगर ये डब्लू की माँ जेड है तो डब्लू कहीं ना कहीं ऊपर होगा। इसलिए ऊपर होगा क्योंकि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो जेड के तो 2 बेटे ऑलरेडी हो चुके, 1 बेटी है, तो डब्लू कहीं ना कहीं बेटी होगी, ये भी आपको पता चल गया। तो 3 लोग हो गए। अब कहा क्या गया है, पहले डब्लू यक्स की बहन है, डब्लू क्या एक्स की बहन है, बिल्कुल सही कहा गया है। तो ऑप्शन ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। ध्यान से समझिएगा, उसकी माँ, किसकी माँ, उस खिलाड़ी की माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे उसकी माँ आपके पिता, मतलब आपके जो पिता हैं उसकी एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी आपके पिता की एकमात्र बेटी मतलब खुद। ठीक है, आपकी बेटी एक खिलाड़ी है तो वो क्या कहेगी, आपको माँ कहेगी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाता है और उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। देखिए सबसे इजी प्रश्न है, सिर्फ मैं आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हो गया आपके सामने उत्तर, मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक, अब कहा गया उत्तर पूरब को, बस मैं इतने से ही इसका आंसर निकाल लूँगा। उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पूरब ये है, इसको क्या कहा गया है, पश्चिम। और पश्चिम है कहाँ, यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पश्चिम कहा है, उत्तर पूरब को क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है, मतलब पश्चिम यहाँ होना चाहिए कहा जाता है। तो और है कहाँ, पश्चिम यहाँ पे। तो कितना बढ़ा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो अगर आप कहेंगे कि ये पॉइंट 90 ये बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 45 की बात करें तो 135 अंश बढ़ा दिया गया। कितना, 135 अंश। ऐसे सेम यहाँ पर भी आपको कर देना है। क्या कहा गया है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो 135 अंश बढ़ाएंगे तो 90 ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऐसे बढ़ा था, ये इधर अपोजिट, ये भी अपोजिट जाएगा। तो अगर अपोजिट ये जाता है तो 90 ये और 35 ये, तो ये होगा उत्तर पूरब इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, के उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर वो दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर ऊपर 10 गए और आप फिर नीचे आ गए, तो आप नीचे जैसे ऊपर गए और फिर नीचे आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि सीधा सीधा आप उत्तर की ओर केवल 4 किलोमीटर चले हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गए, वहाँ से दक्षिण की ओर, अब दक्षिण कहाँ है? नीचे है, तो नीचे आप जैसे आएंगे तो 6 घट जाएगा, तो आप केवल ऊपर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चले। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अब वो आप प्रारंभ स्थान से कितनी दूर पर और किस दिशा में है? देखिए ये हुआ स्थान बनाइए, ये हुआ प्रारंभ स्थान, तो कितनी दूर है? आपको पता होगा कि अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5, कितना हुआ? 5 किलोमीटर है। कहाँ पे है? आप ऐसे लोकेशन बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे एरो चिन्ह बना लेंगे बीच से, तो यहाँ पे दिशा दिखा देगा। तो कौन सा दिशा ये है? ये ऊपर हुआ उत्तर, ये हुआ पूरब, उत्तर पूरब 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर और रानी दाहिने से 9वें स्थान पर हैं। रीता का स्थान रानी के बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाएं से 9वें स्थान पर हैं तो दाहिने ओर से वह किस स्थान पर होगी? देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन इस प्रश्न में है कुछ नहीं। कुल लड़कियां कितनी हैं? 28 लड़कियां, तो हमें 28 पता है, 28 लड़कियां हैं। और यहाँ पे यदि स्नेहा बाएं से 9वें स्थान पे है, सीधा सीधा देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ये घुमाने के लिए लिखा गया है, इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें सीधा यही देखना है। यदि स्नेहा बाएं से 9वें स्थान पे है, अगर बाएं से वो 9वें स्थान पर है तो दाहिने ओर से वह किस स्थान पे होगी? कुल गिनती कितनी है? 28, और 28 से अगर हम 9 घटा देंगे, हमें पता है 28 से अगर 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। और हमें पता है कि जब स्थान इस तरह निकाला जाता है तो उसमें +1 करते हैं, तो 19 से क्या हो जाएगा? 20, 20वें स्थान पे हो जाएगी, क्योंकि एक वो प्लस जिस पे बैठी होती है उसको जोड़ा जाता है, तो 20वां स्थान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जब आप घटाएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है। अब देखिए गोपी की तुलना में कम ऊंची है, तो गोपी होगा पहले, उसके बाद होंगी सना। ठीक है, गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है। अब गोविंद जो है निशा की तुलना में कम ऊंचा है, तो पहले होंगी क्या? निशा, उसके बाद होंगी गोविंद। बात को समझ रहे हैं आप? क्योंकि निशा जो है गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, तो गोविंद की यहाँ पे गोविंद जो है निशा की तुलना में कम ऊंचा है, तो गोविंद देखिए निशा की तुलना में कम ऊंचा। फिर है गोप, यहाँ थोड़ा सा गोपी होगा, यहाँ याद रखिएगा, गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। अब देखिए गोपी जो है गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, तो हमें पता है गोविंद ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये कम ऊंचा है किससे? गोपी से, और इसके ऊपर हो जाएंगी निशा। हो गया। अब कहा गया अगर सभी बाईं से दाहिने ओर अपनी ऊंचाई को आरोही क्रम में खड़े होते हैं। अगर आरोही क्रम में खड़ा करेंगे तो पहले आएंगी सना। ठीक है, मैं एक एक अक्षर लिखता हूँ। पहले आएंगी सना, उसके बाद आएंगे गोपी, उसके बाद आएंगे गोपाल, गोपाल। ठीक है, ये गो समझ लीजिएगा, गोपाल, उसके बाद निशा। तो पूछा गया है कि गोपी का स्थान कहाँ होगा? बाईं ओर से, तो एक निशा और फिर गोपाल, फिर गोपी, बाईं ओर से तीसरा होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यन को क्या लिखा गया? क्यू। अब यन को क्यों लिखा गया है? तो यन के बाद वो पी और क्यू होता है, तो प्लस कितना किया गया? 3। ऐसे वो को क्या कहा गया? वो के बाद पी क्यू आर,
PM पर भी +3 किया गया है और यम को भी +3 किया गया है। ऐसे हम TUS को भी +3 करेंगे। T में +3 करेंगे तो UBW होगा, U को करेंगे तो BWX होगा। तो WX जो कि B में दिख रहा है, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 93 का 101, 90, 80 क्वेश्चन मार्क और 63, 56 श्रृंखला में अनुपस्थित पद कौन सा है? अनुपस्थित पद तो यहाँ पे बताना है कौन सा पद होगा। तो देखिए 56 से 63 में क्या हुआ, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 56, 4, 60 और 3, 63 +7 बढ़ा है। कितना? +7 बढ़ा है। ऐसे यहाँ पे कहीं ना कहीं +8 बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ +9 बढ़ेगा और यहाँ +10 बढ़ेगा। तो देखिए 80 से 90 बढ़ा है और फिर यहाँ पे +11 बढ़ा है। तो ये लॉजिक सही है। तो अगर 56 से 7 63 हुआ तो 63 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 8 हो जाएगा 71 और 71 9 80 बनता है। तो 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर आकृति में किस घन का प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? देखिए अगर इसका घन की बात करें कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपको पता होगा कि अगर ये बॉक्सा में दिख रहा है तो इसको नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट होता है। अगर ये बॉक्सा में दिख रहा है तो इसको नहीं दिखना है, ठीक है। अगर ये बॉक्स में दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। तो पूछा गया कि कौन सा नहीं बनता है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये बॉक्स में दिख रहा है यहाँ पे तो ये नहीं दिख रहा है, ये सही है। उसके बाद स्टार यहाँ पे दिख रहा है लेकिन गोला नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह और तो यहाँ जो पॉइंट है ये नहीं दिख रहा है तो पहला तो बनाया जा सकता है। ऐसे बी की बात करें, अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिख रहा है, स्टार दिख रहा है तो गोला नहीं दिख रहा है और प्लस ये वाला पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो बी भी बनाया जा सकता है। सी की बात करें, वृत्त दिख रहा है तो स्टार नहीं दिख रहा है और यहाँ पे वर्ग दिख रहा है तो लाइनिंग नहीं दिख रही है और प्लस दिख रहा है तो पॉइंट, ये भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ बात करें हम डी में, तो देखिए यहाँ ये लाइनें भी दिख रही है और वर्ग भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। तो वर्ग लोकतंत्रवादियों को, तो ये हो गया लोकतंत्रवादी। और त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, तो ये हो गया शिल्पकारों को दर्शाता है। वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, तो ये हो गया इंडियन, मतलब भारतीयों को दर्शाता है। और आयताकार पिता मतलब फादर को दर्शाता है। तो अक्षरों का कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं? देखिए लोकतंत्रवादी ये हैं और जो सर्कल है ये क्या है? भारतीय है। तो इसमें कौन सा अक्षर आ रहा है? तो आप कहेंगे सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर सी बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से मेल खाता है। तो क्या कहा गया? सभी फूल नीले हैं और सभी नीले गुलाबी हैं। तो हम बना लेंगे सभी फूल, एफ से फ्लावर, सभी फूल नीले हैं, ब्लू हैं और सभी नीले गुलाबी हैं, गुलाबी मतलब पिंक हैं, हो गया। अब कहा क्या गया? कुछ फूल गुलाबी हैं। अब देखिए कुछ फूल अंदर से अगर बाहर की ओर आ रहे हैं तो कुछ और सभी वाला दोनों सही होगा। तो कुछ फूल पिंक है, गुलाबी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ फूल नीले हैं। देखिए बाहर से अगर और अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो कुछ और सही, दोनों सही होगा, ये भी सही है। सभी फूल गुलाबी हैं, तो मैंने क्या कहा? अंदर से बाहर की ओर आने पे तो कुछ और सभी वाला दोनों सही हो तो सभी फूल गुलाबी भी हैं, ये भी सही है। अगर कुछ फूल गुलाबी हैं तो सभी फूल भी गुलाबी हैं, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर आता है। तो इसमें क्या है? 1 2 और तीनों निष्कर्ष सही है। तो सभी निष्कर्ष मेल खाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ डेस्क टोपियाँ हैं। तो कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, सी से कैप मतलब टोपियाँ हैं, कोई भी टोपी काली नहीं है।
देखिए कोई भी टोपी काली नहीं है, ब्लैक यहाँ तो हो सकता है, और कोई भी टोपी काली नहीं है, ब्लैक यहाँ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। अब कहा गया कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, कुछ कैप डेस्क हैं, ये तो बिल्कुल सही है। कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो अगर इन दोनों में माने तो यहाँ पे काली नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला सही। तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, सिर्फ एक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए 31वें दिन के से 2 दिन पहले, 31 दिन के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, आप कहेंगे कौन सा तारीख थी, 29 तारीख थी 2 दिन पहले। तो आप ये बताइए, अगर पहला दिन सोमवार है तो पहले तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप कहेंगे कि अगर पहला दिन सोमवार है 1 तारीख को और 29 तारीख को कहा गया है, तो 1 से 29 घटा देंगे तो कितना आया, 28। और हर 7 दिन पे दिन रिपीट होता है, अगर 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 मतलब कोई दिन फिर बढ़ेगा नहीं, सोमवार 29 तारीख को भी होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। क्योंकि अगर पहला दिन सोमवार है तो 7 को सोमवार होगा, फिर 8 को सोमवार होगा, फिर 15 को सोमवार होगा, फिर 22 को सोमवार होगा, और फिर जाके 29 को सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 16, 8, 4, 2 दिया गया, तो हम लिखेंगे पहले 16, 8, 4, 2। तो पहले दिया गया भाग, अब भाग को क्या कहा गया है, भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। फिर दिया गया गुणा, अब गुणा क्या किया गया है, अगर हम देखेंगे तो गुणा भाग को प्रस्तुत करता है, तो यहाँ हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद माइनस दिया गया है, माइनस क्या किया है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो प्लस लगाएंगे। सवाल आपका लग चुका है, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, 2 2 क्या हुआ 4, और 16 से 4 निकल गया, 16 से 4, यहाँ से 4 दूनी, सॉरी दोस्त, यहाँ 4 से 8 को काटेंगे, 4 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए 16 प्लस का और 2 प्लस का, 16 2 कितना हुआ 18, और 18 से हम क्या करेंगे, इस 2 को निकाल देंगे, इस 2 को निकाल देंगे तो कितना, क्योंकि माइनस का है तो हो जाएगा 16 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया रेखा आरेख एक शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर को बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। तो कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी। देखिए पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पिछले दिन की बात करें, अगर यहाँ 1000, यहाँ 1500, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो जैसे टिकट यहाँ 2000 बेचा गया, तो पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम थी। देखिए पिछला दिन कितना बेचा गया था, 2500, और फिर कितना बेचा गया, 2000। इसका मतलब क्या है कि ये कम था, एक यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ बढ़ गया, इसे हमें देखना नहीं है। फिर क्या हुआ कि 6 डेट में फिर 2500 रुपये का बिका, और उसके पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कम थी कि पिछले दिन कितना बेचा गया था, 3000, जो कि कम थी। तो कितनी बार में हुआ, केवल 2 बार में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पिछले दिन टिकटों से बेची गई संख्या केवल 2 दिन में कम हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 के किस से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो गुणा और ये त्रिभुज का चिन्ह है, इसको क्या कर दिया गया है, अंदर कर दिया गया है। ये दोनों इस साइड हैं, लेकिन अंदर किया गया तो इन दोनों को इस साइड कर दिया गया। ऐसे क्या हुआ, यल जेड क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये दोनों इस साइड हैं, तो अंदर होगा तो इस साइड में होगा, तो यल जेड, यल ऊपर होगा जेड, जो कि इसमें इस टाइप के नहीं दिए गए हैं, तो यल जेड इसमें जो कि अपोजिट सही दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का आंसर आपको बताना है। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए पहले ये आकृति बनी, फिर ये आकृति बनी, तो अगली आकृति कौन सी बनेगी, ये पूछा गया है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो पहली आकृति है ये दूसरे वाले वृत्त को टच करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर दोबारा क्या हुआ, ये पहली वाली आकृति ये तीसरे वाले वृत्त को, इसको छोड़कर इस वृत्त को टच करने लगी। अब ये फिर क्या होना चाहिए, अब वो इसको यहाँ पे टच करना चाहिए। तो हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो जो कि ऑप्शन आपके सामने ये गलत है यहाँ पे, और इसमें जो दिया गया बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे टच कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। उस आकृतियों को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। देखिए अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एच क्यू वाई है, और यहाँ पर भी एच है और क्यू है और वाई है, और एन आई एक्स है, यहाँ पर भी एन है, आई है, एक्स है, यहाँ पर वो एस जेड है, यहाँ पर भी वो है, एस है, जेड है, जो कि पूरा का पूरा ए और बी में जो अक्षर है सेम के सेम मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डी में देखें तो एच क्यू वाई, तो यहाँ पे भी देखें एच है, क्यू है और वाई है, और एन आई एक्स, तो यहाँ पर भी एन है, आई है, एक्स है, वो एस जेड, तो यहाँ पर भी वो है, एस है, जेड, जो कि डी में भी मिल रहा है। अगर हम इसमें बात करें सी में, तो एच क्यू वाई अगर देखें तो यहाँ पर वाई नहीं दिया गया है, तो ये अलग है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग इस टाइप के बने हैं, देखिए यहाँ पे इस टाइप का बना है, तो इसमें कितना वर्ग होता है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद एक वर्ग ये बनता है, देखिए यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ 10। एक वर्ग ये बनता है, आप कहेंगे कितना हो गया 11। एक वर्ग यहाँ पे बनता है तो ये कितना हो गया 12, और एक वर्ग ये बनता है कितना हो गया 13, और एक पूरा का पूरा बनता है, ये कितना हो गया 14। 14 तो इसी में हो गया, और 14 के बाद 15 16 17 18 1 19 और 1 20, तो टोटल वर्गों की संख्या 20 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण को रेखा यमयन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई है, आकृति की सही छब बताएं। अब यहाँ पे ये दर्पण रखा है तो आपको बताना है, तो आपको सबसे पहले ये पता है कि ये पलट जाएगा, और पलटने पर देखिए ये यहाँ पे आ गया है आगे, तो जब ये पलटेगा तो कैसे दिखेगा आपको सबसे पहले ये बताना। यहाँ पे बिल्कुल ये वाला जो दिया गया है ये आगे आ गया है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। सेम का सेम पलटेगा तो ये पॉइंट उधर जाएगा, तो इस पॉइंट पे दिखेगा इस तरह, और इसको जब उधर जाएगा तो ऊपर की ओर जो दिखा है डी में दिया गया, देखिए डी में बिल्कुल करेक्ट दिया गया, डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ध्यान से कि अगर इस छवि को पलटेंगे तो डी बिल्कुल सही दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ये चारों आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें अगर हम बॉक्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बॉक्स हैं 16 बॉक्स हैं। तो अगर हमें यहाँ पर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो कि गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो सकता है, लेकिन अभी हम डाउट में रखते हैं। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर भी 15, ये भी गलत है। अब इन दोनों में हमें देखना है बी और सी में कौन सा सही होगा, क्योंकि मैंने बॉक्स गिन के क्लियर कर लिया कि यहाँ पे ए और डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 15 ही बॉक्स हैं और हमें 16 बॉक्स चाहिए। तो कौन सा हो सकता है हमें ये देखना है यहाँ पे। तो अगर मैं बी को ले रहा हूँ या मैं सी को ले रहा हूँ, तो आप सी में देखिए इन 3 पॉइंट को यहाँ इस तरह रखा गया है, जो कि अगर मैं रखना चाहूँ इसको, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, ये सही है। उसके बाद फिर दिया गया 3 बॉक्स,
और फिर मैं 3 बॉक्स को यहाँ पे रख सकता हूँ, ये 3 बॉक्स को यहाँ पे रख सकता हूँ, ये भी सही है। लेकिन ये जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को यहाँ पे कहीं रखने का जगह नहीं है, तो सी बिल्कुल गलत हो रहा है। तो सी अगर गलत हो रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 3 तर्क 1, 2 और 3 शामिल हैं। क्या आपको तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क सशक्त है। क्या कथन है, क्या भारत सरकार को सभी राज्यों में समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करना चाहिए। पहला तर्क है, इससे व्यक्ति अपने राज्य में ही कार्य पाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। भाई अगर एक ही समान वेतन होगा तो सभी लोग सोचेंगे कि हमारे राज्य में ही हमें नौकरी मिल जाए। नहीं, क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता का अभाव हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया है। थर्ड है, हाँ, इससे व्यक्तियों के खर्चे कम हो जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं भाई अगर सभी राज्यों में एक समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों का खर्चा इसलिए कम हो जाएगा, जैसे वो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, वो अदर स्टेट में ना करके अपने यहाँ कर रहे हैं, तो उनका पैसे की बचत हो रही है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 110 से 112 तक इसी में प्रश्न है, और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित इंटेल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को सॉफ्टवेयर की देखरेख के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चुने जाने की मापदंड है। अब देखिए इंजीनियर चुनने के लिए क्या क्या है कि वह अंग्रेजी और फ्रेंच जानता हो, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि 10/11/2018 तक आयु न्यूनतम 26 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन है। तीसरा है साक्षात्कार में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हो, ठीक है, इंटरव्यू में उसका 75% अंक होना चाहिए। चौथा कंडीशन है न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव हो। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे दिया गया, हालांकि यदि उम्मीदवार सभी मापदंडों को पूर्ण करता है सिवाय शर्त 2 की, मतलब एज में अगर कोई समस्या है उसका कह रहा है, लेकिन उसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव है, तो उसके मामले में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भेजा जाएगा। अगर सब क्राइटेरिया पूरा हो रहा है और अगर एज वाला फैक्टर बाझा है, एज वाला फैक्टर उसके पास नहीं पूरा हो रहा है, उसके जगह पे उसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स है और 5 वर्ष का अनुभव है, तो यह मामला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भेजा जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो हम चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, नरेंद्र को साक्षात्कार में 78% अंक प्राप्त है। अब देखिए कितने प्रतिशत अंक की बात की गई थी कि कम से कम 75 होना चाहिए, उसका 78 है, जो कि तीसरा कंडीशन वह फुलफिल कर रहा है। आगे फिर कहा गया है वह फ्रेंच सहज रूप से बोल लेता है, उसके पास 5 वर्ष का अनुभव है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन तो 75 रहा था, वहाँ पे 78 है, वह फ्रेंच भी बोल लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 वर्ष का अनुभव कहा गया है, उसके पास 5 वर्ष का अनुभव है, ये भी कंडीशन पूरा है। अब बचा 2 नंबर वाला कंडीशन हम देखेंगे, और कहा गया है कि उसका जन्म 20 अप्रैल 1992 को हुआ है। अच्छा, 20 अप्रैल 1992 से लेकर 2018 तक देखें तो 26 साल प्लस हो जा रहा है, तो उम्र भी फुलफिल कर रहा है। तो सभी मापदंडों को नरेंद्र पूरा कर रहा है, इसलिए इसका उम्मीदवार का चयन हो सकता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गीता का जन्म 1980 में हुआ है। देखिए 2018 तक उम्र जोड़ा जाएगा, क्योंकि कहा गया है या तो 26 वर्ष होना चाहिए या अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर हम 1980 से 2018 तक जोड़ेंगे तो इनकी उम्र कितना हो जाएगा, 2018 तक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38 साल, जो कि उम्र की एज को वह पूरा नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, वह फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों जानती हैं, एक कंडीशन वह पूरा कर रही हैं। उसने साक्षात्कार में 85% अंक प्राप्त किए, उसमें 75% मांगा गया था, लेकिन इनके पास 85, ये भी सही है। फ्रेंच बोल लेती हैं, ये भी सही है। उनके पास
सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में 4 वर्ष कार्य का अनुभव भी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वह एज वाला कंडीशन नहीं पूरा कर पा रही हैं तो यह लिखा गया था अगर सिवाय शर्त 2 के तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो। कम से कम कितने वर्ष का कार्य होना चाहिए? 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो। अब लेकिन उनके पास है कितने वर्ष है? इनके पास कितने वर्ष का? 4 वर्ष का कार्य अनुभव है। इससे ये पता चल रहा है कि इनका सिलेक्शन नहीं किया जाना है। अगर 5 वर्ष का होता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भेजा जा सकता था, इसलिए उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। रोहन ने साक्षात्कार में 89% अंक प्राप्त किए। देखिए इंटरव्यू में 75% कहा गया था लेकिन उन्हें 89 मिला। पहला कंडीशन उसे मिल चुका है। वह फ्रेंच जानती है, ये भी क्लियर है कि वह फ्रेंच जानती है। ये दूसरा भी कंडीशन शर्त फुलफिल हो गया। और 35 वर्ष की है, तीसरा भी कंडीशन फुलफिल होगा क्योंकि उम्र 26 से 37 के बीच होना चाहिए। ये भी उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में 6 वर्षों का और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में 5 वर्षों का अनुभव है। तो इसके पास सभी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए इस उम्मीदवार का चयन हो सकता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राहुल का जन्म 1984 में हुआ और वह फ्रेंच नहीं जानता है। वह फ्रेंच नहीं जानता है। उसे साक्षात्कार में 85% अंक प्राप्त हुए। उसे 7 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर में कार्य अनुभव प्राप्त है। तो बताइए उसका सिलेक्शन होगा, चयन होगा या नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे 84 में हुआ, अगर एज 2018 से जोड़ा जाए तो 37 वर्ष से कम है। एक कंडीशन तो वह पूरा कर रहा है, एज, उम्र का। वह फ्रेंच नहीं जानता। फ्रेंच और अंग्रेजी में, क्योंकि वहाँ लिखा था कंडीशन में फ्रेंच और अंग्रेजी में दोनों में एक भाषा आना चाहिए, लेकिन उसे क्या है कि फ्रेंच नहीं जानता। यहाँ पे ये कहीं नहीं कहा गया है कि वह इंग्लिश जानता है या नहीं जानता है। तो यहाँ पे क्या है, जानकारी ही अपर्याप्त कर दी गई है, ठीक है। और इंटरव्यू में तो उसे 85% और 7 वर्ष का अनुभव तो सब कुछ है, लेकिन जानकारी अपर्याप्त कर दी गई है। यहाँ पे इंग्लिश के बारे में अगर बता दिया जाता कि वह अंग्रेजी भी नहीं जानता है तो हम कह सकते कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ अंग्रेजी का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम कह देंगे कोई भी निर्णय लेने के लिए जानकारी अपर्याप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश अंजलि का मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश करता है लेकिन केवल प्रारंभ के 5 अंक ही पता है। अंत के 5 अंक पता करने के लिए अंजलि के सहेलियों से पता करने की कोशिश करता है तो उसकी सहेली रीना बताती है कि अंतिम अंक 7 है और उसके पहले का अंक 4 या 8 होगा। देखिए ये तो कन्फर्म हो गया कि अंतिम अंक क्या है, 7 है। और उसकी दूसरी सहेली साधना बताती है कि 8वां अंक निश्चित ही 6 है। तो यहाँ पे अगर 10वां अंक 7 है और 9वां नहीं पता है और 8वां निश्चित रूप से उसने क्या बताया, 6 है, उसके बाद का अंक 8 या 9 होगा, ठीक है। अब उसकी अन्य सहेली से पता करने पे 6वें और 7वें अंक 3 और 2 बताया गया। 6वें और 7वें अंक कितना बताया गया, 3 और 2, तो 3 और 2 बता दिया गया। 6वें और 7वें अंक 2 बता दिया। तो अंजलि के भी मोबाइल नंबर का अंतिम 5 अंक बताइए। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कि 6वां अंक 3 और 7वां अंक 2 बताया गया। उसकी दूसरी सहेली साधना बता दे कि 8वां अंक निश्चित ही 6 है, जो कि ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद का अंक 8 या 9 होगा। और देखिए उसके बाद का अंक ये कह रही है 8 या 9 होगा, और ये कह रही है कि अगर अंतिम अंक 7 है तो उससे पहले का अंक 4 या 8 होगा। देखिए 4 या 8 ये बता रही हैं और 8 या 9 ये बता रही हैं, तो इनमें दोनों में मिल क्या रहा है, 8 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 8। तो हम कहेंगे 32,687 उनके लास्ट का अंक होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। देखिए दोस्त, अभी रीजनिंग की क्लास और लंबी है, लेकिन हमें जस्ट ड्यूटी जाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।